हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पेपर हमने 12 मार्च को लिया था। इसमें जब आपने टेस्ट दिया था, टेस्ट देने के बाद आपको सोल्यूशन तो वहीं पे साइट पे शो हो गए थे, बट इनके जो वीडियो सोल्यूशन है वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में करवाऊंगी। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो, वो क्वेश्चन हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल नंबर हमें फाइंड करना है। दिया कौन सा है? ऑफ द डेसिमल नंबर 2497। किसी भी डेसिमल नंबर को चाहे हम हेक्सा में कन्वर्ट करें, बाइनरी में कन्वर्ट करें या फिर ऑक्टेल में। बाइनरी तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ऑक्टेल और हेक्सा में करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? डिवाइड मेथड, ठीक है। और किसी भी हेक्सा, बाइनरी, ऑक्टेल को वापस अगर आपको करना है डेसिमल में कन्वर्ट, तो हम क्या निकालते हैं? प्लेस वैल्यू। यहाँ पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करना है? जिस नंबर में आप कन्वर्ट करना चाहते हो। मतलब हेक्साडेसिमल, इसका बेस क्या होता है? 16 से डिवाइड कर देंगे। काफ़ी स्टूडेंट है जिनको डिवाइड करने में कन्फ्यूज़न आता है, तो अगर आपको कोई दिक्कत लगे आप अलग से डिवाइड करो। जैसे 16, 16 एकम 16, 16 पाँचे 80, 16 छिक्के 96। रिमाइंडर कितना बचा है? 1। डिवाइड कितने पे गया? पूरा 156 पे। तो 156 यहाँ पे आता है और रिमाइंडर है 1, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब दोबारा से डिवाइड करेंगे, तो आप इस 156 को फिर से डिवाइड करो 16 से। 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 160, बट हमें पूरा 160 नहीं चाहिए, तो 16 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 निम 54 और 9 एकम 9 और 5 14, 144। कितने पे चला जाएगा? 9 पे। 144 के बाद में कितना रिमाइंडर बचा? 6 और आगे वाले 6 12। अब 16 का इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, तो 9 हम कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे। रिमाइंडर कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। इस तरीके से कर लिया करो आप, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं लगे। छोटी संख्या होती है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ना कैसे है? नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से पढ़ेंगे। हेक्साडेसिमल में 10 को लिखते हो आप A, 11 को B और 12 को लिखते हैं हम C। तो ये पढ़ा जाएगा 9। 12 को क्या लिखेंगे? C और 1। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेट अलाउज टू। इंटरनेट जो है वो क्या चीज़ के लिए अलाउ करता है? सेंड इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, व्यू वेब पेजेस, कनेक्टेड टू सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आप उससे मेल भी भेज सकते हो, वेबसाइट्स के पेज भी देख सकते हो, और साथ में अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने से कनेक्ट होना है तो भी आप इंटरनेट आपको अलाउड करता है। सभी ऑप्शन जो हैं करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्किंग डिवाइस इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर। इनमें से कौन सी एक ऐसी है जो प्रोटोकॉल कन्वर्टर के अंदर काम आती है? सेम नेटवर्क हो और सेम प्रोटोकॉल हो। कौन सी डिवाइस यूज़ में ली जाती है? सेम नेटवर्क और सेम प्रोटोकॉल के लिए हम डिवाइस यूज़ लेते हैं ब्रिज। डिफरेंट नेटवर्क हो बट उनके बीच में सेम प्रोटोकॉल लगे हुए हों। प्रोटोकॉल उनके बीच में सेम लगे हुए हैं तो हम कौन सी डिवाइस लेते हैं? राउटर। डिफरेंट नेटवर्क हों और साथ में डिफरेंट ही प्रोटोकॉल हो तो हम कौन सी डिवाइस यूज़ लेते हैं? हम डिवाइस लेते हैं गेटवे। यहाँ पे इसने क्या पूछा है कि कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है जो प्रोटोकॉल कन्वर्टर के अंदर काम आती है। मतलब अलग अलग जो प्रोटोकॉल हैं उनके ऊपर वो काम कर सकती है, उनको वो पढ़ सकती है, वहाँ पे वो कम्युनिकेट करने में सक्षम है, वो होती है आपकी गेटवे। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है। कभी यहाँ पे दिया जाएगा डिफरेंट नेटवर्क हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के नेटवर्क हैं, उन सब पर सेम प्रोटोकॉल लगा हुआ है, सेम रूल्स वहाँ पे लगे हुए हैं, तो कौन सी डिवाइस काम आएगी? वहाँ पे काम आती है राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू स्टोरिंग ए कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डेटा सेपरेटली। जैसे ये आपका डेटा है आपके कंप्यूटर के अंदर, अब इस डेटा की ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल डेटा की जो एक कॉपी है वो अलग से हम स्टोर करके रखते हैं। ये आपने अलग से कहीं पे स्टोर की है, चाहे तो आपने कोई अपनी पोर्टेबल हार्ड डिस्क में, कोई पेन ड्राइव में। ये जो काम आपने किया है इसको क्या बोलते हैं? रिट्रीवल, स्टोरेज, रिकवरी और बैकअप। तो ये हमें बहुत ही सिंपल सी टर्म है, हम यूज़ भी लेते हैं, इसे बोलते हैं बैकअप। रिकवरी होता है जब कोई डेटा आपसे डिलीट हो जाए, है ना। इस कंप्यूटर में मान लेते हैं ये डेटा डिलीट हो गया, तो आपने जो कॉपी बनाई है वहाँ से आप उसकी रिकवरी ले लो, उसको वापस से कॉपी कर लो कहाँ पे? अपने कंप्यूटर के ऊपर, वो कहलाती है रिकवरी। जब कोई डेटा डिलीट हो जाए उसको रिकवर करना वापस से। स्टोरेज, नॉर्मल सेव करना, है ना। स्टोरेज मतलब आपके कंप्यूटर की जो स्टोरेज है, जैसे आपके फ़ोन के अंदर मान लेते हैं 8 GB का स्पेस जो है वो खाली है, तो वो आपकी स्टोरेज है। रिट्रीवल क्या होता है? ये वर्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रिट्रीवल होता है जो भी डेटा रखा हुआ है उसको सिर्फ पढ़ना, है ना, 1 by 1 रिट्रीव करना, या तो पढ़ना या फिर वहाँ से पढ़ के उसको एक्सेस करना, उसको यूज़ करना, ये होता है रिट्रीव करना, ठीक है। तो बैकअप यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूजेस TCP और UDP। ये दोनों ही कौन से प्रोटोकॉल के अंदर यूज़ लिए जाते हैं? FTP में, SMTP, टेलनेट या DNS।
ये तीनों प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पे काम करते हैं? एप्लीकेशन पे। और डीएनएस और यूडीपी, टीसीपी और यूडीपी जो है ये दोनों एक्चुअल में कौन सी लेयर के प्रोटोकॉल है? ट्रांसपोर्ट लेयर के। ठीक है, तो डीएनएस एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें टीसीपी और यूडीपी दोनों ही प्रोटोकॉल जो हैं वो यूज़ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ई वेस्ट? ई वेस्ट एक्चुअल में क्या है? आईटी के अंदर अगर बात करें तो अभी जो नई जो टर्म्स होती हैं जो ऐड होती हैं उनके अंदर ई वेस्ट आएगा। अब ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है, हैजार्डियस केमिकल वेस्ट, तो केमिकल से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी नहीं है। एनवायरमेंटली फ्रेंडली वेस्ट, तो वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली अगर वेस्ट है वो भी नहीं है। ऑब्सोलेट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जो आपके फ़ोन हैं, सिम, कितने पुराने फ़ोन हैं जो वेस्ट रखे हुए हैं, बहुत सारे हैं जो मार्केट में भी हैं, और इंडिया जो है वो काफ़ी सारे पुराने फ़ोन को भी इम्पोर्ट करता है। इससे ई वेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है ना। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट होते हैं इनका वेस्ट, उसे हम बोलते हैं ई वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेगियरिज्म मीन्स? प्लेगियरिज्म का मतलब हमें बताना है वर्बेटिम लिफ्टिंग ऑफ पैसेज विदाउट क्रेडिटिंग द सोर्सेज टू स्टील और थेफ्ट ऑफ अदर्स वर्क और क्लेम एज इट एज ओन, पैराफ्रेजिंग द ओरिजिनल वर्क विदाउट एनी एट्रीब्यूशन। भाई आपने किसी का ओरिजिनल वर्क है वो उसको विदाउट एनी एट्रीब्यूशन, आपने उस बंदे को कुछ भी दिए बिना उसका काम यूज़ ले लिया। आपने किसी की इन्फॉर्मेशन या जो काम है वो चुरा लिया और फिर उसको मार्केट में ऐसे मतलब प्रेजेंट किया कि वो आपका खुद का है, और कहीं पे भी उस पैसेज के अंदर आपने उसको यूज़ लिया, कहीं पे भी आपने उस काम को यूज़ लिया, और उसका जो सोर्स था, जो ओरिजिनल जिस बंदे ने वो चीज़ें बनाई है या लिखी हैं, उसको आपने कोई क्रेडिट भी नहीं दिया। तो ये तीनों ही जो आते हैं प्लेगियरिज्म के अंदर आते हैं। ये एक तरह की इलीगल एक्टिविटी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ एआई? एआई के फादर पूछे हैं फिशर एडा, जॉन मैकार्थी, एलन ट्यूरिंग, एलन नेवेल। तो कौन हो जाएंगे? एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं जॉन मैकार्थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? कोबोल, पास्कल, बेसिक। ये तीनों ही जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल एक्चुअल में किसको बोल रहे हैं? इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर के अंदर वो लिखी हुई होनी चाहिए और किसी भी प्रोग्रामर को, नॉर्मल यूज़र को वो अच्छे से समझ आ जाए, वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द यूनिट्स टीबी, केबी, जीबी और एमबी। घटते क्रम में लिखना है डिसेंडिंग में। सबसे बड़ा इसमें स्पेस कौन सा है? वो हो जाएगा टीबी का, देन आ जाएगा आपका जीबी, देन आ जाएगा एमबी और देन आ जाएगा केबी। अब ये मैच कर लो, टीबी जो है वो सबसे बड़ा है, बट उसके बाद जीबी, एमबी, केबी। ऑप्शन 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रूल्स टू डिक्लेयर वेरिएबल इन जावा? कौन कौन से रूल जो है वो जावा में हम फॉलो करते हैं जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे? जावा कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। जावा के जो कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड को बोलते हैं कीवर्ड, उन वर्ड को आप यूज़ नहीं ले सकते। तो वो ये बोल रहा है कि उनको आप यूज़ नहीं ले सकते वेरिएबल के नेम में। बिल्कुल सही चीज़ है। और वेरिएबल नेम जो है वो केस सेंसिटिव है, ये भी सही है। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी ए लेटर, इसमें लेटर होना कंपलसरी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। चारों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो इन तीनों ही चीज़ों को हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम पर सेकेंड? स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, ईपी रोम और रोम। अब इसमें आपको शॉर्टकट ये है कि जब भी वो बोले कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़े, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, उसके साथ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हमेशा याद रखना, डायनामिक रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, और ये क्वेश्चन हमेशा रिलेटेड आता है रैम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ यूज टू एक्सेस डेटा फ्रॉम ए डेटा बेस? आपका जो डेटा बेस है उसमें से आपको कोई डेटा रिक्वायर्ड है, उसको एक्सेस करने के लिए हम कौन सी एक लैंग्वेज का यूज़ लेते हैं ताकि डेटाबेस में जो भी डेटा सेव किया हुआ है उसे आप यूज़ कर सको या फिर एक्सेस कर सको? ASP.NET, जावा, SQL या C++? तो डेटाबेस एक्सेस करने के लिए एक लैंग्वेज है SQL। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें हम जैसे कोई भी अगर डेटा हमें एक्सेस करना है, हमें निकालना है इसमें से स्टूडेंट का नेम, उसके लिए हमें क्वेरी लिखनी पड़ती है और हम क्वेरी लिखते हैं जैसे सेलेक्ट, फिर हम लिखते हैं स्टूडेंट का नेम और कहाँ से ये जो डेटा आना चाहिए, तो फ्रॉम टेबल का नाम ले लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेरी हमें यहाँ पे लिखनी पड़ती है और ये जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे हमें एक कॉलम मिलेगा, उस कॉलम में सिर्फ क्या होंगे? स्टूडेंट के नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेटवर्किंग डिवाइस इज ऑपरेट्स एट फिजिकल लेयर?
फिजिकल लेयर पे कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस यूज़ ली जाती है? OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, उनमें फिजिकल लेयर होती है फर्स्ट लेयर। हब, ब्रिज, स्विच या राउटर। नेटवर्किंग डिवाइस है हब, इसको हम यूज़ लेते हैं फिजिकल लेयर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर। असेंबलर का क्या फंक्शन है? टू कन्वर्ट बेसिक लैंग्वेज इनटू मशीन, नहीं। हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन, नहीं। असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर का एक ही काम है, असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को आप किस में कन्वर्ट कर दो? मशीन लैंग्वेज के अंदर, 0101 की लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट एंड एट्रीब्यूट ऑफ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें जो जो अच्छे अच्छे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो जो एट्रीब्यूट होते हैं उनमें से कौन सा एक एट्रीब्यूट नहीं है? सपोर्ट एब्स्ट्रैक्शन, क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी, यूनिटी, ईजी ऑफ प्रोग्राम वेरिफिकेशन, नॉन पोर्टेबिलिटी। अब जैसे अगर अपनी ओप्स की देखें, कॉन्सेप्ट देखें, तो यहाँ पे तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब आप अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोक रहे हो किसी चीज़ से, है ना। डेटा एब्स्ट्रैक्शन आप सुनते हो, डेटा हाइडिंग सुनते हो, ये तो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं ओप्स लैंग्वेज के। तो एब्स्ट्रैक्शन तो होना ही चाहिए किसी लैंग्वेज में, सिंपल होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, उसमें यूनिटी होनी चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, ये भी होता है। प्रोग्राम वेरिफिकेशन जब हम करेंगे तो ईजी होना चाहिए, ठीक है। बट नॉन पोर्टेबिलिटी मतलब अगर आपका कोड एक कंप्यूटर में चल रहा है तो वही कोड दूसरे कंप्यूटर में नहीं चलना चाहिए, इसको कहते हैं नॉन पोर्टेबिलिटी। और पोर्टेबल क्या होता है कि वो इस कंप्यूटर में भी चले, वो दूसरे कंप्यूटर पे भी चले, वो तीसरे कंप्यूटर पे भी चले, तो ऐसे कोड को बोलते हैं हम पोर्टेबल कोड। बट नॉन पोर्टेबिलिटी कोई एक एट्रीब्यूट नहीं है, ये तो ड्रॉबैक है। जैसे मशीन भाषा जो होती है, इस मशीन के ऊपर जो लैंग्वेज से कोड लिखा जाएगा 01 की लैंग्वेज में, तो वो इस मशीन पे ही चलेगा, वो दूसरी मशीन पे नहीं चलेगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है, तो ये कोई एट्रीब्यूट नहीं है। नॉन पोर्टेबिलिटी तो एक ड्रॉबैक हो गया किसी लैंग्वेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए रिलेशन इन डेटाबेस चूज ए फॉल्स स्टेटमेंट। डेटाबेस में जो रिलेशन होता है उसके बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? देयर कैन बी मोर देन वन सुपर की, तो हो सकती हैं। एक कैंडिडेट की इज़ ए मिनिमल सुपर की, जो कैंडिडेट की होती है वो सबसे छोटी या मिनिमल सुपर की होती है, ये भी बिल्कुल सही है। वन ऑफ द कैंडिडेट कीज इज डेजिग्नेटेड एज प्राइमरी की, ये भी बिल्कुल सही है कि रिलेशन मतलब रिलेशन को ही दूसरा नाम हम बोलते हैं टेबल, है ना। ये मैंने आपको जब डेटाबेस के क्वेश्चंस करवाए थे उस टाइम पे भी मैंने ये चीज़ कई बार रिपीट की थी। तो अगर किसी टेबल में बहुत सारी सुपर कीज़ हो सकती हैं, अब उन सुपर की मतलब जैसे ABC, ये एक सुपर की है, फिर ABCD ये भी एक सुपर की है। कीज़ बनाते क्यों हैं? तो पहली बात तो हमारे पास एक प्राइमरी की होना चाहिए टेबल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ID। अब ID में प्राइमरी की कुछ कंडीशंस होती हैं, है ना। टेबल में प्राइमरी की क्यों बनाते हैं? तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं ताकि हम यूनिकली किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड कर सकें। फॉर एग्जांपल, सिंपल इजी लैंग्वेज में समझते हैं, ये टेबल है आपकी स्टूडेंट की। प्रत्येक स्कूल के अंदर प्रत्येक स्टूडेंट को अलग से फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? उसे एक रोल नंबर दोगे। अमित नाम के 2-3 स्टूडेंट हो सकते हैं, मोहित नाम के काफ़ी सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, बट रोल नंबर एक स्टूडेंट का यूनिक होता है। ये जो रोल नंबर है ये कहलाएगा आपका प्राइमरी की। अब आप रोल नंबर के साथ में अगर नेम ऐड कर दो, ठीक है, तो ये आपकी सुपर की है। रोल नंबर के साथ में अगर आप फादर नेम ऐड कर दो तो वो भी आपकी सुपर की हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कितने भी एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड करते जाओ, वो आप क्या कर रहे हो? प्राइमरी की को बढ़ा रहे हो। तो एक टेबल में काफ़ी सारी सुपर कीज़ हो सकती हैं, जितने भी एट्रीब्यूट हैं उन सबको मिलाते जाओ, अलग अलग प्राइमरी की, अलग अलग सुपर कीज़ बनाते जाओ। मगर मिनिमल सुपर की होगी, छोटे से छोटा, इसमें से एक्स्ट्रा जो भी एट्रीब्यूट है वो सारे हम हटाकर जो की निकालते हैं वो होती है कैंडिडेट की। और अगर एक रिलेशन में, एक टेबल में एक से ज़्यादा कैंडिडेट की है तो उनमें से एक कैंडिडेट की वो फिर से मिनिमल होनी चाहिए, उसे हम प्राइमरी की बना देते हैं। और प्राइमरी की इज ऑब्टेनिंग बाय रिमूविंग वन और मोर एट्रीब्यूट फ्रॉम कैंडिडेट की, नहीं ये चीज़ आपकी गलत हो जाएगी। यहाँ पे मान लेते हैं कि रोल नंबर वाला कॉलम ही नहीं है, ठीक है, रोल नंबर का कॉलम नहीं है ना, तो हमें बच्चों को कैसे ढूंढना पड़ेगा? उनके नेम से और उनके फादर नेम से, ठीक है। मान लेते हैं ये एक कैंडिडेट की थी। अब ये बोल रहा है कि कैंडिडेट की से आप अगर प्राइमरी की पे जाओगे, अगर आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो तो आप इसके कोई एक एट्रीब्यूट को यहाँ से हटा दो, एक या ज़्यादा। तो ये पॉसिबल थोड़ी ना है। हो सकता है कि कैंडिडेट की इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बने, और इनके कॉम्बिनेशन से बने, तो इसको अगर हम किसी भी एक एट्रीब्यूट को अगर हम हटा देंगे तो यूनिकली हम डेटा फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये एक गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्रोटोकॉल सूट फॉर द करंट इंटरनेट।
जो करंट इंटरनेट है, जो चल रहा है इंटरनेट, उसमें प्रोटोकॉल स्यूट, कौन सा एक प्रोटोकॉल स्यूट है? स्यूट होता है मतलब एक सेट होना, सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल को हम रूल्स बोलते हैं। तो रूल्स का जब एक सेट बना देते हैं, वो इनमें से कौन सा है? यूनिक्स, एनसीपी, टीसीपी आईपी, एसीएम। तो वो है टीसीपी आईपी। ये एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल स्यूट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ कंपल्सरी फंक्शन इन सी लैंग्वेज? सबसे कंपलसरी फंक्शन कौन सा है सी लैंग्वेज में, जिसके बिना आप कोई प्रोग्राम लिख ही नहीं सकते? तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है, मेन तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आस्की कोड्स ऑफ ए एंड जेड? ए और जेड के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो ए देख लो आप, कैपिटल ए कितने मतलब आस्की कोड पे आता है? 65 के ऊपर आता है ए, और जेड आता है 65 में। आप क्या करो, जेड वैसे तो आता है 26 पे, बट ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था आपको कि ए तो हमने यूज़ ले ही लिया। अब ए के अलावा टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26। 26 में से एक आपने यूज़ ले लिया ए, इसमें हम कितने ऐड करेंगे कि हम जेड पे पहुंच जाए? तो जेड एक्चुअल में होता है 26 पे, बट हम कितने ऐड करेंगे? 25। 25 क्यों करेंगे? क्योंकि ए जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, है ना, उसमें 25 के अंदर वो चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, ए इन्वॉल्व नहीं है। तो ये हो जाएंगे 5 5 10 और ये हो जाएंगे 9, 90। 90 पे क्या आ जाएगा? जेड। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 90 में से आप 65 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू? कंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन ही हम कहाँ पे पढ़ते हैं? C++ लैंग्वेज में हम जैसे ही ऊप्स लैंग्वेज को शुरू करते हैं समझना, वहाँ पे कंस्ट्रक्टर हम पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या काम में लिया जाता है? कंस्ट्रक्ट करने के लिए डेटा को, या इनिशियलाइज करने के लिए? तो डेटा को जब हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं, उसके अंदर कोई वैल्यू देना चाहते हैं और उसको मेमोरी में हम जगह दिलवाना चाहते हैं, इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं, उस समय कंस्ट्रक्टर यूज़ लिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच फ्री स्टोरेज डज जीमेल प्रोवाइड? जीमेल जो आप यूज़ लेते हो उसमें फ्री में जो स्टोरेज हमें मिलती है वो एक्चुअल में है कितनी? तो उसकी कैपेसिटी होती है, आप ये मत सोचना कि कितने भी जीमेल जो स्टोरेज है वो हम यूज़ ले सकते हैं, 5 GB, 10 GB, 15 GB या 20 GB। तो वो है आपकी 15 GB। 15 GB का स्टोरेज जो है वो आपको फ्री में दिया जाता है जीमेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स डज द क्वालिटी ऑफ इमेज डिपेंड? किन फैक्टर के ऊपर इमेज की क्वालिटी डिपेंड करती है? नंबर ऑफ लाइंस यूज्ड इन एन इमेज, कि आप उस इमेज में जितनी ज़्यादा लाइन को यूज़ लोगे उतनी अच्छी इमेज आपकी होगी। नंबर ऑफ पिक्सल्स जितने ज़्यादा होंगे वो इमेज सबसे अच्छी होगी। नंबर ऑफ रेजोल्यूशन जो है उसमें ज़्यादा होंगे तो इमेज अच्छी होगी, या साइज ऑफ द स्क्रीन। तो ये हमें पता है कि किसी भी इमेज में कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स आपके ज़्यादा होंगे, जितने डेंस मतलब पास पास में आपके पिक्सल्स होंगे, जितने ज़्यादा पिक्सल आपकी इमेज में होंगे उतनी ही अच्छी इमेज क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टोरिंग एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड? डिवाइड और कॉन्कर के ऊपर कौन कौन सी एल्गोरिदम बेस्ड है? सॉर्टिंग वीडियो के अंदर ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। सर्चिंग सॉर्टिंग आपकी पूरी जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो डिवाइड कॉन्कर पे कौन कौन सी एल्गोरिदम हम पढ़ते हैं? मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट और बोथ ए बी। तो बोथ ए बी, ये दोनों ही एल्गोरिदम जो है वो डिवाइड और कॉन्कर बेस्ड पर है। मतलब पूरी जो आपको एक सीरीज दी जाती है नंबर की, आप उसको पहले डिवाइड करते हो देन उनको अरेंज करते हो। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंडिंग कमांड्स टू ALU ऑफ ए कंप्यूटर? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है उसको कमांड्स देने के लिए? तो वो हमें पता है कौन होता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, CPU के 3 भाग होते हैं, ALU, CU और रजिस्टर्स। ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ALU को कमांड कौन देता है? वो देता है कंट्रोल यूनिट। करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की कॉम्बिनेशन इज प्रेस्ड साइमल्टेनियसली टू मिनिमाइज ऑल द ओपन विंडोज ऑन योर डेस्कटॉप? आपने जो जो चीज़ें मतलब अलग अलग एप्लीकेशंस जो है वो अपने कंप्यूटर में ऑन कर रखी है, ओपन कर रखी है, उन सबको आप मिनिमाइज़ करना चाहते हो, सिर्फ होम विंडो आ जाए डायरेक्ट, है ना, होम विंडो जो है वो डायरेक्ट आ जाए। Alt+M, Shift+M, विंडो की M और कंट्रोल M। तो वो होती है विंडो की के साथ में आप M को प्रेस करोगे तो सारी जो ओपन फाइल्स होती हैं वो सारी मिनिमाइज हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू मेक द सेलेक्टेड कैरेक्टर सुपरस्क्रिप्ट? सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है? जैसे 2 की पावर n, तो ये n जो है वो सुपरस्क्रिप्ट है, मतलब किसी वर्ड के ऊपर कुछ लिखना, वो होती है सुपरस्क्रिप्ट। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस इक्वल टू, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, एल्ट कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये होता है करेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड इन MS वर्ड टू मैक्सिमाइज और रीस्टोर ए सेलेक्टेड एक्टिव विंडो? जो आप जिस विंडो पे आप काम कर रहे हो, जिस एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो,
उसे मैक्सिमाइज़ करना और उसको रीस्टोर करना। तो ये किस चीज़ से पॉसिबल है? कंट्रोल F7, F8, F9 या F10। ये हो जाएगा कंट्रोल F8, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट चूज द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। कंप्यूटर और इंटरनेट के ऊपर कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं, इनमें से कौन सा एक अलग है वो हमें बताना है। कोड रेड, मेलिसा, आई लव यू, कोमोडो। कोड रेड क्या होता है? ये एक वॉर्म है, मेलवेयर है जो आपके कंप्यूटर के लिए हानिकारक है, अच्छा नहीं है। मेलिसा भी एक तरह का वायरस है, और आई लव यू ये भी एक तरह का आपका वायरस है। बट अगर बात करें कोमोडो की, कोमोडो एक फायरवॉल है जो बाहर से होने वाले आपके कंप्यूटर के ऊपर अगर बाहर से अनऑथोराइज्ड एक्सेस होती है उसको रोकने के लिए एक्चुअल में ये होता है। ठीक है, तो ये इन तीनों चारों में सबसे अलग है, क्योंकि ये सब तो हानिकारक होते हैं। ये आपके कंप्यूटर को बाहर की जो भी चीज़ें हैं, अनऑथोराइज्ड एक्सेस है, या फिर अगर कोई हैकर आपके कंप्यूटर को हैक करना चाहता है, किसी तरह का अटैक आपके कंप्यूटर पे करना चाहता है, तो वो चीज़ें आप कोमोडो से एलिमिनेट कर सकते हो, रोक सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the component of Microsoft Windows that provides the ability to view change system setting। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको एक जो है एबिलिटी प्रोवाइड करवाई है, आप सिस्टम की सेटिंग को देख सकते हो, चेंज कर सकते हो। कहाँ पे जाकर? स्टार्ट बटन पे, विंडोज़ पावर शेल, कमांड प्रॉम्प्ट। तो वो एक्चुअल में होता है कंट्रोल पैनल में जाकर आप अपनी सिस्टम की सेटिंग देख सकते हो और वहाँ से जाके चेंज भी कर सकते हो। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज HTML डिराइव्ड। HTML कहाँ से डिराइव की गई है? URL से, TCP/IP, SGML, XML। HTML जो भाषा है उसकी मदर लैंग्वेज बोल दो, या फिर ये बोल दो HTML हमने कौन सी भाषा से बनाई। ठीक है, तो SGML से हमने इसे बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट टैग इन HTML डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। रूट मतलब स्टार्टिंग, तो HTML का डॉक्यूमेंट आप जब भी बनाओगे आप उसमें HTML टैग से ही उस कोड को शुरू करोगे। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। कोई मेटा डेटा देना है, डेटा अबाउट डेटा, आप उस वेबसाइट के बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हो वो हेड टैग में। डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या होगा और उस डॉक्यूमेंट में क्या आप लिखना चाहते हो वो सब चीज़ें आती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड रिजर्व्ड कीवर्ड इन C++। कौन सा एक वैलिड रिजर्व कीवर्ड नहीं है? कीवर्ड मैंने आपको बताया था रिजर्व, ऐसे रिजर्व वर्ड जिनको आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ नहीं ले सकते, जैसे कोई वेरिएबल का नेम बनाने के लिए, कोई फंक्शन का नाम देने के लिए, किसी क्लास का नाम देने के लिए, है ना, कहीं पे भी आप उसको यूज़ नहीं ले सकते। उसको आपको यूज़ लेना है कीवर्ड के रूप में, जहाँ के लिए उसे डिफाइन किया गया है। एक्सप्लिसिट, पब्लिक, इम्प्लिसिट और प्राइवेट। तो देखो प्राइवेट तो होता है, पब्लिक भी एक कीवर्ड है जिसे हम यूज़ लेते हैं जब हमें पब्लिकली कोई वेरिएबल फंक्शन डिक्लेयर करने हैं। एक्सप्लिसिट भी होता है, बट अगर बात करें इम्प्लिसिट की तो ये कोई रिजर्व्ड कीवर्ड C++ में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच SQL क्वेरी इज यूज टू रिमूव ए टेबल एंड ऑल इट्स डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। SQL क्वेरी लिखनी है आपको एक ऐसी जिसमें जो डेटाबेस है उसमें से मान लेते हैं ये टेबल 1 है, इस टेबल 1 को डिलीट करना है, रिमूव करना है और इसके सारे डेटा को भी रिमूव करना है। तो क्रिएट टेबल से तो हम टेबल को क्रिएट करते हैं, ऑल्टर से उसमें कुछ एडिटिंग होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल जो है उससे हम टेबल को उसके डेटा सहित डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द कंप्यूटर नेटवर्क दैट टिपिकली कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर्स विद इन ए लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया यूजुअली विद इन अ सिंगल बिल्डिंग। तो सिंगल बिल्डिंग के अंदर जब आप कंप्यूटर्स को, अपने पर्सनल जो कंप्यूटर्स हैं उनको 2, 3, 4, 5 कंप्यूटर्स को ऐड करके, या सिर्फ एक कंप्यूटर 2 कंप्यूटर को ऐड करके एक बिल्डिंग के अंदर कोई नेटवर्क बनाते हो, उसे हम बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए जिस नेटवर्क का यूज़ लिया जाता है वो होता है वैन। इसका एग्जाम्पल है इंटरनेट। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, किसी सिटी को, पूरी सिटी को अगर जोड़ना है तो मैन यूज़ लेते हैं, बैन कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट डैश डील्स विद द रूल्स ऑफ फ्रेमिंग मैसेजेस दैट विल नॉट हर्ट अदर यूजर्स ऑफ इंटरनेट। भाई इंटरनेट के कॉन्सेप्ट में, कॉन्टेक्स्ट में आप कुछ ऐसे रूल बना देते हो जिससे बाकी जो इंटरनेट यूज़र्स हैं उनको हर्ट नहीं हो, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, या उनको उन कंटेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उसके बोलते हैं नेट एटिक्विटी। ठीक है, जैसे आपको स्कूल में, अगर स्कूल की बात करें, स्कूल में आपने प्रत्येक स्टूडेंट ने ड्रेस पहनी होनी चाहिए, उसके पास अपना एक टिफ़िन बॉक्स होना चाहिए, उसके पास अपना एक बैग होना चाहिए। ये स्कूल में जाने के कुछ रूल्स हैं। और जो जो क्लासेस आज लगेंगी वो सब कॉपी या बुक्स जो हैं वो आपके साथ में होनी चाहिए। ये रूल हमने कुछ बना दिए स्कूल्स के लिए।
तो अगर कोई भी बच्चा स्कूल जाएगा, उसको ये रूल हमें लिख के देने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट उसके दिमाग में उसको पता है कि भाई मुझे ये रूल फॉलो करने हैं, मुझे सबसे तमीज़ से बात करनी है, गाली गलौच नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देनी है, या अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है। तो ये चीज़ें कोई हमें बताता नहीं है। भाई आप जैसे जैसे स्कूल जाते हो वैसे वैसे आपको ये आइडिया हो जाता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। वैसे घर में, तो घर में भी एक अलग एनवायरनमेंट होता है। बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, अपनी स्टडीज़ कैसे करनी है। तो आप अपने आप से उन चीज़ों को समझ के फिर आप उन चीज़ों को मैनेज करते हो। वैसे ही अगर आप इंटरनेट का यूज़ लेते हो, उसमें भी कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं। भाई आप किसी को ओपनली ऐसे कुछ भी बोल नहीं सकते। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखने के लिए जो रूल्स हैं उनको एक नाम दे दिया कि जो जो रूल्स आप इंटरनेट जब चलाओगे, जब आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे, उनको एक तरह से बोलते हैं नेट एटिक्वेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR स्टैंड्स फॉर। OCR का फुल फॉर्म बताना है ऑनलाइन कैरेक्टर रेंडरिंग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑनलाइन कैरेक्टर रिस्टोरेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ए कंप्यूटर ऑपरेट्स विद ए लिमिटेड फंक्शनैलिटी। कौन से मोड के अंदर कंप्यूटर सारे फंक्शन या ऑपरेशन नहीं कर सकता, वो कुछ फंक्शन को ही ऑपरेट करने में सक्षम है, कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटी वो प्रोवाइड करवाता है। इस मोड को हम क्या बोलेंगे? सेफ मोड, प्राइवेट मोड, पब्लिक मोड, प्रोटेक्टेड। इसको एक्चुअली में बोला जाता है सेफ मोड। मतलब सेफ मोड के अंदर आपको कुछ चीज़ें ही एक्सेस करने की परमिशन दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो ब्लॉगिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच। हम माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हैं गूगल प्लस, फेसबुक, ट्विटर। तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड है ट्विटर, है ना। ब्लॉग एक्चुअल में क्या होता है कि आपकी जो ऑडियंस है उसको आपको शॉर्ट में कुछ लिख के देना चाहते हो। शॉर्ट में नहीं तो अगर फुल आप एक ब्लॉग लिखना चाहते हो फुल 2-3 पेज का, तो वो नॉर्मल गूगल पे भी आप लिख सकते हो। बट माइक्रो ब्लॉगिंग हो गई, शॉर्ट मैसेज में आप कुछ लिखना चाहते हो पर्टिकुलर अपनी ऑडियंस के लिए, या फिर कुछ एक्सप्रेस करने के लिए, कोई आपकी थॉट लिखने के लिए, वो होता है ब्लॉग लिखना। और छोटा ब्लॉग मतलब उसके लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं। और इसमें हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ऑडियो भी लिख सकते हैं, इसमें आप यूज़ कुछ भी ले सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच HTML एलिमेंट इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट कोट। शॉर्ट कोटेशन के लिए यूज़ करने के लिए हम कौन सा एक टैग यूज़ लेते हैं? EM, ये तो एम्फेसाइज करने के लिए होता है। एब्रीविएशन लिखने के लिए ये टैग होता है। Q होता है कोटेशन लिखने के लिए, और ब्लॉक कोट। करेक्ट आंसर हो जाएगा Q। ये एक्चुअल में आपको यूज़ कैसे करना है, जैसे आप ये चाहते हो, इस तरीके से आप कुछ लिखना चाहते हो, ठीक है। तो आपने एक पैराग्राफ ओपन किया, उसमें लिखा I am। अब कोटेशन देना है आपको, इस तरीके से कोटेशन देना है, तो आप Q टैग के अंदर अब ये लिखोगे कि फादर ऑफ अमित, और अब इस Q टैग को आप बंद कर दो, ठीक है। और आगे कोई स्टेटमेंट भी नहीं है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, एक डॉट लगाना है हमें ना, और फिर आप इस पैराग्राफ को भी बंद कर दो। तो आपको अगर इस तरीके का प्रोग्राम आप लिखोगे HTML में, तो आपको ये दिखेगा आउटपुट के अंदर। कोटेशंस को लगाने के लिए स्टेटमेंट के ऊपर आप Q टैग का यूज़ लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर इंटरप्रीटेड लैंग्वेज। इंटरप्रीटर से रिलेटेड कौन सी लैंग्वेज है? C++, जावा, विजुअल बेसिक। तो जावा और विजुअल बेसिक जो है वो कैसी लैंग्वेजेस होती हैं? इंटरप्रीटेड। वहाँ पे हम प्योरली क्या चीज़ यूज़ लेते हैं? इंटरप्रेटर यूज़ लेते हैं फॉर द ट्रांसलेशन कोड। आपका जो कोड है वो एक एक लाइन में क्या होगा, ट्रांसलेट होगा, और अगर उसमें कोई भी एरर है तो वो आपको वहीं पे शो हो जाएगी। जावा जो है इंटरप्रेटेड भी है, कंपाइलर भी यूज़ लेती है, तो इसको हम दोनों ही लैंग्वेज में ले सकते हैं, इंटरप्रेटेड में भी ले सकते हैं और कंपाइलर में भी ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बोथ जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टाइनी बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम इज सिचुएटेड इन। जो छोटा बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम होता है वो कहाँ पे सेव होता है? हार्ड डिस्क में, रोम, बायोस, या नन ऑफ द अबव। जो बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम होता है ना, जो लोड करता है एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो स्टोर होता है आपका रोम के अंदर। इसे हटा नहीं सकते इस प्रोग्राम को। रोम क्योंकि कैसी मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी, आप उसमें डेटा सिर्फ क्या कर सकते हो, रीड ही कर सकते हो, उसको डिलीट नहीं कर सकते, है ना। तो जो बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम होता है वो रोम के अंदर सेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर इफ़ वी ओपन ए डॉक्यूमेंट इन MS ऑफिस वर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। जब आप MS वर्ड के ऊपर काम कर रहे होते हो कंप्यूटर में, तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो एक्चुअल में कौन सी मेमोरी में ओपन है, ये बताना है हमें। रैम में, रोम, बायोस, या IO बस। तो वो होता है एक्चुअल में रैम के अंदर स्टोर। रैम के अंदर एक्चुअल में वो डॉक्यूमेंट ओपन हुआ होता है। अब आप अगर इसको सेव करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा? हार्ड डिस्क में। अदरवाइज़ वो रैम में ही रहता है। और आपने देखा होगा वर्ड के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो विदाउट सेविंग योर डॉक्यूमेंट, लाइट अगर चली जाए तो वो डॉक्यूमेंट आपका डिलीट हो जाता है ना, उसमें लिखा हुआ जो डेटा है वो भी डिलीट हो जाता है।
इस फंक्शन की वजह से रैम को हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी। लाइट जाते ही वो डेटा जो है डिलीट हो जाए तो ये कहलाता है फंक्शन वॉलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISCII इनकोडिंग स्कीम? इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, करेक्ट आंसर सेकंड ही हो जाएगा। बट यहाँ पे स्टैंडर्ड की जगह पे आप क्या यूज़ लोगे, स्क्रिप्ट, है ना, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और इंडिया की जितनी भी भाषाएं हैं उनको कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में हमें कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डिफाइन करी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर साइबर क्राइम? कौन सा इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो साइबर क्राइम नहीं है? ठीक है, सेंडिंग पोर्नोग्राफिक मटेरियल ऑनलाइन, अनवांटेड मटेरियल अगर आप ऑनलाइन डालते हो, सेंड करते हो, कोई गलत पिक्चर्स जो हैं वो किसी और को सेंड कर रहे हो, ये साइबर क्राइम के अंदर आता है। स्टीलिंग ऑफ ब्रांड न्यू इंटरनेट राउटर फ्रॉम ए शोरूम, किसी दुकान पे कोई राउटर रखे हुए हैं, इंटरनेट राउटर, उसको आप चोरी कर रहे हो, ये साइबर क्राइम है। अभी देखते हैं, एक्सेसिंग CCTV कैमरा ऑफ ए प्राइवेट कंपनी विदाउट देयर नॉलेज, मतलब कोई कंपनी है उसको नॉलेज नहीं है कि आप उसका CCTV यूज़ ले रहे हो, आप उसको हैक करके यूज़ ले रहे हो, तो ये तो साइबर क्राइम होता है। सेंडिंग थ्रेट ऑन सोशल मीडिया अकाउंट, आप किसी को धमकी दे रहे हो, किसी को धमकी देना ऑनलाइन अकाउंट्स पर, सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे किसी को डराना धमकाना, तो ये साइबर क्राइम के अंदर आता है। बट किसी फिजिकली स्टोर से अगर आप उसका इंटरनेट राउटर चुरा रहे हो, कंप्यूटर चुरा रहे हो, कुछ भी चुरा रहे हो, ये साइबर क्राइम के अंदर नहीं आता। ये कैसी है, ये सिर्फ चोरी है, उसका केस होगा पुलिस स्टेशन में जाके, साइबर क्राइम के अंदर वो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड? इन चारों में से कौन से सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है? STRONG, स्ट्रॉन्ग कैपिटल में लिख दिया, ABC123 एडमिन, AP9 हैश, बिल्कुल ये है, दिखने से ही पता चल रहा है। इसमें इन्होंने स्पेशल सिंबल्स को भी यूज़ लिया है, कैपिटल लेटर्स को भी यूज़ लिया है, स्मॉल लेटर को भी यूज़ लिया है और नंबर भी यूज़ लिए हैं। तो आपका पासवर्ड कब स्ट्रॉन्ग बनता है? जब आप उसमें ये सारे लेटर इंक्लूड करके कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि हैकर उसको आइडिया ही नहीं लगा सके कि इसमें लिखा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IP एड्रेस? कौन सा इनवैलिड है? 100, 255, 255, 255, 10, 192, 168, 10 और 15, 256, तो ये बिल्कुल गलत है। 4 ऑक्टेट के अंदर IP एड्रेस लिखा होता है, मतलब 4 के अंदर बीच में इनके डॉट लगी हुई होती हैं, इनको डॉटेड नोटेशन भी बोल सकते हैं, इनको ऑक्टेट भी बोल सकते हैं। और चारों ही ऑक्टेट में जो एक मतलब सीरीज़ होती है वो 0 से 255 तक की होती है। ठीक है, 256 तो आप यूज़ ही नहीं ले पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर वेब बेस्ड सर्च इंजन? कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? बिंग होता है, याहू, गूगल तो हम मोस्टली यूज़ ही लेते हैं, एज, ये आपका क्या है, ब्राउज़र है ना, सर्च इंजन नहीं है ये, करेक्ट आंसर सेकंड। ये ब्राउज़र आपको कहाँ पे मिलता है? अब जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का वेब ब्राउज़र मिलेगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो पहले मिलता था वो अब नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ अ टाइप ऑफ malwares that we download on our smartphone disguised as useful apps or games but usually take control of our smartphone to damage and steal our data। मतलब एक ऐसे malware की बात हो रही है जो हमने हमारे स्मार्टफोन पे डाउनलोड कर लिया और वो दिखने में कैसा था कि वो एक यूज़फुल ऐप है या फिर कोई गेम है, बट हुआ क्या कि जो हमारा पूरा कंट्रोल था, हमारे स्मार्टफोन का पूरा डेटा था, उसने डैमेज कर दिया और डेटा उसने चुरा लिया। ये वायरस है, स्पैम है, ट्रोजन है या फिशिंग है। तो दिखने में तो नॉर्मल लगे बट एक्चुअल में उसका काम कुछ और हो, वो आपके डेटा को चुरा ले, डैमेज कर दे, ये होता है आपका ट्रोजन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी ए वैलिड ईमेल ID? इनमें से कौन सी एक वैलिड ईमेल ID नहीं है? एन ईमेल ID हैविंग मल्टीपल @ ऐड सिंबल जो है वो आपने एक से ज़्यादा यूज़ ले लिए, तो ये तो अलाउड ही नहीं होता, सिर्फ एक ही अलाउड होता है। जैसे आप कुछ भी नेम लिखना चाहते हो, ABC#941 @ फिर आप जो भी अकाउंट बनाना चाहते हो, अगर आप Gmail बनाना चाहते हो तो gmail.com, याहू बनाना चाहते हो तो yahoo.in या .com। ठीक है, एन ईमेल ID हैविंग मल्टीपल डॉट हो सकते हैं क्या ईमेल ID में? बिल्कुल हो सकते हैं, A.B.C. कितने भी लगाओ। ईमेल ID हैविंग मल्टीपल अंडरस्कोर बिल्कुल हो सकते हैं, A_B_C_ कितने भी लगा सकते हैं, और 0 से 9 कितने भी डिजिट यूज़ ले सकते हैं। तो जैसे 941 मैंने अभी दिखाया आपको, बट मल्टीपल @ सिंबल आप यूज़ नहीं ले पाओगे, ये आपका गलत हो गया ईमेल ID के रेफरेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशनल ऑपरेटर, ये जो होता है इसे हम और क्या नाम से जानते हैं? लूप ऑपरेटर, कंट्रोल ऑपरेटर, केस ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। इसमें तीन स्टेटमेंट होते हैं।
ए इज़ ग्रेटर देन बी, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि क्या ए ग्रेटर देन बी है। अगर है तो ए को प्रिंट कर दो, अदरवाइज आप बी को प्रिंट कर दो। अगर स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो ये प्रिंट होगा, अगर स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो ये प्रिंट होगा। 3 स्टेटमेंट आते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर बोला जाता है। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेरिएंट ऑफ डैश इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। कौन सी एक ऐसी मेमोरी का जो वेरिएंट है वो फ्लैश मेमोरी कहलाता है? वर्चुअल मेमोरी, कैश, रैम, ईईपी रोम। तो इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल जो प्रोग्रामेबल रोम होती है उसको हम फ्लैश मेमोरी के अंदर भी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज लोवेस्ट कंप्यूटर स्टोरेज साइज। सबसे कम साइज क्या होता है? जीबी, पीबी, टेराबाइट और मेगाबाइट। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया यहाँ पे? एमबी। वैसे सबसे छोटा होता है केबी, केबी के बाद होता है एमबी, एमबी के बाद होता है जीबी, गीगाबाइट, फिर होता है टेराबाइट और देन होता है पेटाबाइट। तो इस तरीके से ये चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक एलिमेंट विद इन द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कौन सा एक एलिमेंट नहीं होता, नहीं प्रेजेंट होता? माइक्रो कंट्रोलर, एएलयू तो होता है, रजिस्टर होते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है। ये 3 तो मैंने अभी आपको जैसे बताया भी था पीछे क्वेश्चन में, एएलयू, सीयू और रजिस्टर, ये तीनों होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी इज इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस एटीएम ओपनड। कहाँ पे ओपन हुआ है? चेन्नई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। तो चेन्नई के अंदर जो फर्स्ट पोस्ट ऑफिस एटीएम जो है वो ओपन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटिंग। कंप्यूटर के फादर कौन है? चार्ल्स फेराडे, माइकल जोनाथन, चार्ल्स बेबेज, डगलस वेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज जो है उनको फादर ऑफ कंप्यूटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीएलसी इज किस पर बेस्ड होती है? तो ये होती है आपकी बिट ओरिएंटेड, कोड ट्रांसपेरेंट और कोड डिपेंडेंट ये नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल इज अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, रजिस्टर या ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ये पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल होता है। कर्नल एक ऐसा मोड होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अपने खुद के काम कर रहा होता है, ना कि दूसरे प्रोग्राम कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड ए बग। व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट। आप किसी कंप्यूटर में कोई एरर या कुछ भी एरर आ जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए उसको क्या बोलते हो? बग। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? लीच, स्क्वैड, स्लग और ग्लिच। तो इसे हम बोलते हैं ग्लिच। नॉर्मल कंप्यूटर की एक टर्म है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, .ini ये एक्सटेंशन जो है वो एक्चुअल में किसका है? इमेज फाइल का, सिस्टम फाइल का, हाइपर टेक्स्ट रिलेटेड फाइल का या इमेज कलर मैचिंग प्रोफाइल फाइल का? .ini ये एक्सटेंशन होता है सिस्टम की फाइल्स का। इनिशियलाइजेशन जो प्रोसेस है वो इसके अंदर मेंशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज शॉर्टकट कमांड फॉर स्निपिंग टूल इन विंडोज़। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर आपको जैसे ये विंडो है, इसमें से पर्टिकुलर यहाँ का एक स्क्रीनशॉट लेना है, तो उसके लिए आप कौन सी कमांड प्रेस करोगे कि स्निपिंग टूल जो एक ऑप्शन हमें मिलता है वो ओपन हो जाएगा? कंट्रोल एल्ट शिफ्ट एस, विंडो शिफ्ट एस और ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडो की के साथ में जब आप शिफ्ट और एस को प्रेस करोगे तो एक स्निपिंग टूल ओपन होता है, और वहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट करोगे इस ऑप्शन को तो आप जो भी पर्टिकुलर एक डिस्प्ले का पोर्शन जो है लेना चाहते हो उसका पिक्चर, तो वो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश कनेक्शन प्रोवाइडेड डेडिकेटेड लिंक बिटवीन 2 डिवाइसेस। अगर कोई डिवाइसेस हैं जैसे डिवाइसेस 1 और डिवाइसेस 2, इनके मध्य में अगर हमें एक डेडिकेटेड लिंक देना है तो इस तरह का कनेक्शन क्या कहलाता है? पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो वो कहलाता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अगर कनेक्शन की जगह रिलेशन आए कि वो कौन सा एक रिलेशन है, तो इस रिलेशन को बोलते हैं पीयर टू पीयर रिलेशन। इनके मध्य में एक डेडिकेटेड लिंक मतलब वायर होना चाहिए, वायर होना कंपलसरी है इन दोनों के मध्य में, तभी वो कहलाएगा पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएसआई मॉडल के अंदर केबल जो है वो कहाँ पे यूज़ ली जाती है? डेटा लिंक में, नेटवर्क में, फिजिकल या एप्लीकेशन। तो फिजिकल डिवाइसेस, सारी की सारी केबल्स, टोपोलॉजी, जो भी चीज़ें हम फिजिकली जो डिवाइसेस होती हैं उनके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो सब आती हैं फिजिकल लेयर के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम का कौन सा एक पार्ट नहीं है? डिस्क, स्टोरेज, एरो। एरो तो देखो होता है, जैसे इस तरीके से हम एरो बताते हैं, फिर इफ स्टेटमेंट हो गई, इस तरीके से जो ये जो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा फ्लो डायग्राम का, अब उसमें क्या होगा? प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय अ बबल सर्कल। तो जो प्रोसेस होती है उसको हम एक सर्कल के थ्रू इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तो होता है। एरो भी होते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए। डेटा को स्टोर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा इस तरीके का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, बट डिस्क स्टोरेज ये ऑप्शन जो है इसमें नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश क्लिकिंग ऑन माउस सेलेक्ट द एंटायर पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट वाइल वर्किंग विद द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। तो जैसे कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आपको पूरा पैराग्राफ ही सेलेक्ट करना है, तो आप क्या प्रेस करोगे माउस से? एल्ट तो देखो होता है कीबोर्ड के ऊपर, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। ट्रिपल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे या सिंगल क्लिक? तो आपको करना पड़ेगा ट्रिपल क्लिक। फर्स्ट क्लिक से तो पर्टिकुलर माउस जो है वो आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, डबल क्लिक से पर्टिकुलर वो वर्ड ही प्रेस होगा,
वर्ड जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा और पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा आपका ट्रिपल क्लिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CGI का फुल फॉर्म पूछा है, कॉमन ग्राफिक इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरचेंज, ये नहीं होगा, कॉमन गेटवे इंटरफेस और कंप्यूटर गेटवे इंटरफेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमन गेटवे इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ़ॉल्ट पोर्ट पूछा है हमें SMTP का 21, 23, 25 और 80। इसका पोर्ट नंबर होता है 25। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वायरस डज नॉट रेप्लिकेट देमसेल्फ, वो खुद को रेप्लिकेट नहीं करती। वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, बूट सेक्टर वायरस। देखो वायरस तो करते हैं, वॉर्म्स भी करते हैं। अब आता है बात ट्रोजन हॉर्स की, तो ट्रोजन हॉर्स जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करते। तो यहाँ तक हमारे पूरे जो लगभग 70 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे पूछे थे वो उनका पूरा प्रॉपर सोल्यूशन आपको यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करवा दिया। हर संडे को टेस्ट लिया जाता है। वेबसाइट कौन सी है, ऑनलाइन एग्जाम सीरीज, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके अगर आप नए यूज़र हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देन हर संडे को 10 बजे पेपर शुरू हो जाता है और शाम को मतलब रात को 10 बजे 10 PM पर आपको आपका जो रिजल्ट है, जितने भी लोगों ने पेपर दिया वो रिजल्ट आपको उस ग्रुप में डाल दिया जाता है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर लेना। और अगर आप IE 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। हर संडे को लिया जाता है तो आपको अपनी तैयारी का भी पता चलता रहेगा। अलग अलग जो क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको पता चलेंगे। और अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो, पूरा IE के लिए तैयार करना चाहते हो, तो ये मेरा चैनल है कंप्यूटर टीचर, और यहाँ पर जाकर आप तो रेगुलर जो भी वीडियोज़ हैं वो सारी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। और अगर प्ले लिस्ट में आप अगर जाओगे तो प्ले लिस्ट मैंने अलग से भी बना रखी है। इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में 18 वीडियोज़ हैं। कंप्लीट नंबर सिस्टम आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ MCQ देखना चाहते हो तो MCQ के लिए मैंने एक लिस्ट बना रखी है, MCQ प्रैक्टिस अनुदेशक IE कंप्यूटर टीचर। इसमें लगभग 80 वीडियोज़ अपलोड हैं, तो आप यहाँ से भी अपने जो क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं वो पर्टिकुलर किसी टॉपिक बेस्ड पे भी डाल रखे हैं, जैसे DBMS के क्वेश्चन हैं। काफ़ी सारे पेपर भी यहाँ पे अपलोडेड हैं। IE 2013 के अंदर जो पेपर हुआ था, 18 के अंदर पेपर हुआ था, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट जो आपका पेपर होगा वो होगा 19 मार्च को सुबह 10 बजे पेपर होगा। पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लेना है आपको। ऑनलाइन एग्जाम सीरीज .tech TECH, इससे आप सर्च करोगे फर्स्ट वेबसाइट आपको मिल जाएगी। यहाँ से ही आपको इसे ओपन करना है। ये इस तरीके का आपको यहाँ पे इंटरफेस दिखेगा। डायरेक्ट या तो लॉगिन कर लो, या फिर अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डिटेल्स आपको फिल करके रजिस्टर करना है। रजिस्टर पे क्लिक करना है और देन आप लॉगिन कर पाओगे। लॉगिन करके आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट संडे को 19 मार्च को जो पेपर होगा उसका सोल्यूशन आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं IE 2023 के लिए, उनके साथ में शेयर करें ताकि वो भी एग्ज़ाम दे सके और आप अपने आप को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बीच में देख सकें कि आपके कितने नंबर रेगुलरली आ रहे हैं, है ना। जो हमारे वीक पॉइंट्स होते हैं वो हमें पता भी चलते हैं। तो इस तरीके से ही आप इस चैनल के साथ में बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।